अभिनव के कहने पर जब अनन्या ने हरदेव का ऑफर ठुकरा दिया था तो शर्मिला उससे बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने अभिनव को बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया था, जिससे अभिनव ने भी गुस्से में आकर अपने हाथों में पकड़ी चम्मच मोड़ डाली थी। चुप हो जाओ! अभिनव शर्मिला पर चिल्ला पड़ा, जिससे अनन्या और राजीव भी शॉक्ड हो गए। शर्मिला का गुस्सा और भी ज्यादा भभक गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अभिनव ने ही बीच में बोल दिया। हस्बैंड हूं मैं इसका, पूरा हक है मुझे हर जगह बोलने का। आप कोई नहीं होती हो मुझे बताने वाली कि कहां बोलना है और कहां नहीं। शर्मिला बुरी तरह से चौंक गई थी। पहले वो अभिनव को फटकारना चाहती थी, लेकिन अब उसकी ऊंची आवाज सुनकर वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी। अनन्या और राजीव के भी यही हाल थे और वो अभिनव को फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ सेकंड्स के सन्नाटे के बाद शर्मिला से रहा नहीं गया और वो अनन्या की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुमने ही परवाह की होगी इसकी, इसीलिए अब सिर पर चढ़ रहा है। जरा खुद सोचकर देखो ना, इस फटीचर का कहना सुनोगे अब तुम? मॉम बस करिए, अनन्या खींचते हुए बोल पड़ी। ऑफर रिजेक्ट करना मेरा डिसीजन था। अगर अभिनव मुझे कुछ बता रहा है तो मेरे पास भी पूरा हक है उसे हाँ या ना करने का। आखिर वो भी मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में। शर्मिला बड़बड़ाते हुए टेबल पर से उठकर चली गई। अनन्या भी अपना नाश्ता अधूरा ही छोड़कर बैग उठाकर वहां से जाने लगी। अभिनव तुरंत ही उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा और जब वो गाड़ी में बैठने ही वाली थी, उसने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना अभिनव, मुझे अब तुम्हारे मुंह से एक भी बात नहीं सुननी। अनन्या ने उसकी ओर रूखी नजर से देखते हुए कहा, और ये मत सोचना कि तुम अब जो भी कहोगे मैं उसे मान लूंगी। आज का डिसीजन भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे वही ठीक लग रहा था। लेकिन अभिनव आगे कुछ बोलता इससे पहले ही अनन्या बीच में बोल पड़ी, लेकिन क्या? ये सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उस दिन होटल में आकर। उससे पहले ना सब कुछ ठीक चल रहा था, दादाजी खुश थे मुझसे और जल्द ही रिटायर होने के बाद कंपनी मेरे नाम करने वाले थे। लेकिन अब वो रिटायरमेंट भी लेट लेंगे और इतने समय में वो सनी भी कुछ ना कुछ प्लान बना ही लेगा मुझसे कंपनी छीनने के लिए। पता है क्या अभिनव, तुम इंसान नहीं, कोई चलती फिरती बदकिस्मती हो, बैड लक, समझे? चित्रा और चिराग जैसे बेवकूफों और नीच इंसानों के साथ रहोगे ना दिन भर, तो वैसे ही नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। मैं कोई बैड लक नहीं लाया हूं, तुम्हारे दिमाग का फितूर है ये सब, समझी? अभिनव भी गुस्से में अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि अनन्या के आंसू टपकना शुरू हो गए। शट अप अभिनव, गो टू हेल, छोड़ दो मुझे और मेरी जिंदगी को और कभी वापस मत आओ प्लीज। रोकर और चीखते हुए अनन्या गाड़ी में बैठ गई और पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। उसके कहे हुए शब्द अभी भी अभिनव के कानों में गूंज रहे थे। वो उसी वक्त अनन्या को बता देना चाहता था कि वो टाइगर है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया था। उसे अभी भी छिपकर ही रहना था और गरीब बनकर रोज अपनी बीवी और उसके परिवार से गालियां सुननी थी। उसको फिलहाल अकरम और ग्रुप के बाकी सीनियर्स पर भरोसा रखते हुए ही आगे बढ़ना था, सिवाय एक के, जो था मोंटी। अभिनव को अभी भी लगता था कि मोंटी उसके पिता संजय गढ़वाल की मौत के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं थी और अभिनव इसी का पता भी लगाना चाहता था। उसके सामने फिलहाल कई सारे राज थे सुलझाने के लिए, लेकिन फिलहाल अंडरग्राउंड रहने में ही उसकी भलाई थी। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच चुका था। दिन भर काम करके वो रात को ऑफिस से निकलने के लिए अपनी चेयर पर से उठा ही था कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कम इन। मायरा अपने हाथों में एक फाइल लेकर अंदर चली आई। ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है सर, इट इज साइंड। अभिनव ने फाइल अपने हाथों में लेकर पन्ने पलटाना शुरू कर दिए। आधा पेमेंट हो भी चुका है, लेकिन यह अमाउंट कुछ गड़बड़ नहीं है? अभिनव ने भौहें ऊपर करते हुए पूछा। एक्चुअली सर, जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, क्लाइंट को अब उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। उनका मैसेज भी आ गया था हमारे पास इसके लिए और उन्होंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी का भी पेमेंट उसी वक्त कर दिया। इसी वजह से अमाउंट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्वांटिटीज उतनी है। मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए था ना,
और उन्हें अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज की नीड है तो हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है अभी? अभिनव ने मायरा की ओर देखकर पूछा। सर वो उनका मैसेज आज इवनिंग में ही आया था, इसलिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और जहां तक बात स्टॉक की है तो उनका जितना ऑर्डर था वो स्टॉक तो रेडी है मंडे को डिलीवर होने के लिए। इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के स्टॉक के लिए फिर से देखना पड़ेगा बस, मायरा ने कहा और अभिनव ने सिर हिलाकर फाइल टेबल पर रख दी। ठीक है, मंडे को देखते हैं फिर। अभिनव ने मायरा से नजर हटा ली, लेकिन फिर नोटिस किया कि वो अभी भी वही खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हें और कुछ कहना है? मायरा ने ना करते हुए सिर हिलाकर कहा, नहीं सर, कुछ नहीं, गुड नाइट। मायरा बाहर चली गई और अभिनव भी अपना ब्रीफकेस और फोन उठाकर ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। हालांकि गाड़ी में बैठते ही उसे घर जाने में हिचकिचाहट हुई। उसे महसूस हुआ कि जिस तरह से वो सुबह शर्मिला और अनन्या से लड़ा था तो वो जरूर ही उसे डिनर नहीं देने वाले थे। ये सोचते हुए ही अभिनव ने गाड़ी अकरम के रेस्टोरेंट की ओर घुमा ली। डिनर करने के बाद उसने अपने पैसों से ही बिल भरा। वो चाहता तो टाइगर मेंबरशिप कार्ड दिखाकर वहां से निकल सकता था, लेकिन अभिनव उस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहता था जब उसकी उसे सच में जरूरत हो। वो नहीं चाहता था कि इस कार्ड को इस्तेमाल कर करके उसकी खर्चा करने की आदत बिगड़ जाए। गाड़ी में वापस बैठते ही अभिनव को साइड मिरर में पीछे एक काली गाड़ी दिखाई दी। उसे याद आ गया कि ये काली गाड़ी तब भी उसके पीछे आ रही थी जब वो ऑफिस से रेस्टोरेंट आ रहा था। पहले अभिनव को थोड़ा शक हुआ, फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ ही देर में वो काली गाड़ी भी उसके साइड मिरर से चली गई थी। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद वही गाड़ी दूसरी सड़क से निकलकर अभिनव के सामने आकर चलने लगी। अभिनव अब तक अलर्ट हो चुका था। उसे लगा कि ये कहीं ना कहीं देवेन की ही कोई हरकत है। पहले भी उसी ने अभिनव के पीछे गुंडे भिजवाए थे। हालांकि फिर अभिनव ने सोचा कि देवेन फिलहाल खुद अपनी कंपनी को बचाने में लगा हुआ था, इसीलिए वो शायद ही उसे इस तरह से परेशान करेगा। कुछ देर और अभिनव अपनी गाड़ी चलाता गया और हर टर्न पर उसने देखा कि वो काली गाड़ी भी वैसा ही टर्न ले रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वो अब खतरे में था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी साइड में रोक दी और वो बाहर निकल आया। पीछे आ रही गाड़ी भी रुक गई और अभिनव उसके पास अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ बढ़ने लगा। आना, बाहर निकल, अभिनव चिल्लाया। उस काली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रंजन हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। अभिनव उस पर मुक्के बरसाने ही वाला था, पर वो रंजन को देख के रुक गया और इसी वक्त पैसेंजर सीट का भी दरवाजा खुला और उसमें से डॉन हिचकिचाते हुए बाहर निकला। दोनों लोग डरते हुए धीरे धीरे अभिनव के करीब आते गए और फिर उसके पैरों में गिर गए। बस बस। उन्हें देखकर अभिनव चिढ़ते हुए बोल पड़ा, उठो उठो दोनों, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आपसे कुछ बात कर रही थी, डॉन ने हकलाते हुए कहा। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। अभिनव ने उसे इग्नोर किया और वो पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तुम्हें जो भी जानना था अकरम तुम्हें बता चुका है, अभी जाओ यहाँ से। अभिनव को जाता देख डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो भागकर उसके सामने आ गए। बस, हमें सिर्फ आपसे ही बात करनी है, प्लीज, रंजन ने राइट साइड से आते हुए कहा। लेफ्ट साइड से डॉन भी आ गया और बच्चों की तरह अपना सिर हिलाकर कहने लगा, बॉस, वो मैं आपसे उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांग रहा हूँ। आपने कहा था ना कि आप मुझे मेरी सजा सुनाओगे, लेकिन मैं इतने दिनों से वही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए ना। डॉन को गिड़गिड़ाता देखकर अभिनव को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। कुछ और मिनटों तक उनसे ये नाटक करवाने के बाद अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी में बैठो। अभिनव अपनी गाड़ी की ओर चलने लगा। डॉन ने रंजन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आज पहली बार वो टाइगर के साथ बैठकर बातचीत करने वाला था, इसीलिए काफी खुश था। दोनों तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंच गए। अभिनव पीछे जाकर अकेले बैठ गया था, इसीलिए डॉन आगे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और रंजन ड्राइवर सीट पर। अकरम ने मुझे बता दिया था कि उसने तुम्हें कुछ समझाया है, अभिनव ने अपने फोन में देखते हुए कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ समझाने की जरूरत है। डॉन ने अपना सिर हिलाया और पूछा,
आप अपनी आइडेंटिटी का खुलासा कब करने वाले हैं सर? अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर वापस अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, हमारे बीच फिलहाल एक जासूस है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक मैं अंडरग्राउंड ही रहूंगा, और तुम दोनों भी तब तक अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डॉन ने तुरंत ही हामी में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, जी आप टेंशन मत लीजिए, ये सीक्रेट ही रहेगा, हमारा वादा है। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वो वापस अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। इसी वक्त डॉन ने भी एक पल के लिए रंजन की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, बॉस, वो हम बस आपसे माफी मांगने आए थे। अगर हमें पता होता ना कि आप हो तो हम ऐसा कुछ करने की सोचते भी नहीं, मां कसम। हाँ बॉस, रंजन ने भी उसकी बात में अपनी बात मिलाकर कहा, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमें अपना स्टूडेंट समझकर माफ कर दो। आप जो बोलोगे ना, हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर गुड़गांव में बाढ़ ही क्यों ना आ रही हो और रात के 3 ही क्यों ना बजे हो। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखकर सांस छोड़ी और कुछ सेकंड्स के बाद कहा, ठीक है, माफ कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी। जैसे कुछ सूझता है मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते, अभिनव ही बीच में बोल पड़ा, चलो अभी उतरो, मुझे जाना है। जी जी बॉस, जरूर जरूर। रंजन और डॉन अपनी अपनी सीट से उतर गए। अभिनव भी ड्राइवर सीट पर आने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखते ही डॉन ने कहा, बॉस, एक और बात कहनी थी। आप इस तरह अकेले ही घूमते हो, रिस्की है। हम आपकी प्रोटेक्शन में चल सकते हैं, और चिंता मत कीजिए, आपके बिल्कुल पास पास नहीं चलेंगे, बल्कि दूर रहकर ही निगरानी रखेंगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी ठीक हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभिनव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा। तभी डॉन फिर से बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं सर, हमारा फर्ज बनता है टाइगर की हर दम सुरक्षा करना। हाँ, और अगर आप फिर भी सुरक्षा नहीं चाहते तो एटलीस्ट हमें कुछ और सेवा करने का मौका तो दीजिए बॉस। रंजन ने डॉन की जिद में जुड़ते हुए कहा। अभिनव को महसूस हुआ कि ये दोनों नमूने बिना काम बताए यहाँ से नहीं जाने वाले थे, इसलिए उसने कुछ काम सोचा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक काम है, किसी के साथ मैटर है मेरा पुराना, वो क्लियर करना है। अरे बताओ बॉस, कौन है वो उल्लू का पट्टा? उसको अभी गायब कर दूंगा गुड़गांव से। डॉन ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। देवेन कुमार। अभिनव ने धीरे से उसका नाम लिया और डॉन की आंखों में हिंसा करने की तलब जल उठी। क्या अब डॉन देवेन को मारने जाने वाला था? अगर वो देवेन से कह देगा कि उसे टाइगर ने भेजा है तो देवेन का क्या रिएक्शन होगा? अगर डॉन के हाथों देवेन को कुछ हो जाएगा तो फिर वैभवी क्या करेगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।